नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से हम इतिहास सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इतिहास पे भी हम कोई पूरा का पूरा सेगमेंट नहीं डिस्कस करने वाले, एंशिएंट, मिडाइवल या मॉडर्न कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले। हम इतिहास में केवल उसकी बेसिक समझ अभी स्टार्ट है, तो बेसिक समझ आपको जो इतिहास पढ़ने में ज़रूरी है उस पर हमारा फोकस रहेगा कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतिहास में डेवलप हो जाए, ताकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो, आप जब कोई बुक पढ़ते हो, तो उन सब चीज़ों को अच्छे से आपको समझ में आए। इसके लिए हमारा प्रयास है कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन इतिहास का हो जाए। और रही बात यहाँ पे कंटेंट की, तो कंटेंट आपको सारा फ्रेमिंग के रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी टेलीग्राम चैनल को बना लिया गया है, तो वहाँ पे आपको जो है इसकी पीडीएफ, जितनी भी आपकी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो उनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप पीडीएफ के माध्यम से भी चीज़ों को आप यदि चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के दौरान आपको यदि लगता है नोट करना है, तो आप साथ में ही साथ नोट करते भी चलिएगा। रही बात इतिहास की बात की जाए और इस चैनल की बात की जाए, तो इस चैनल पे जो भी टीचर या जो भी लोग आपको पढ़ाने आएंगे या पढ़ाएंगे, वो सभी के सभी सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। सबने लगभग मेंस दिया है, लगातार मेंस दे रहे हैं। कुछ लोग ने अपनी जॉब छोड़ दी है रेलवे में सेलेक्ट होने के दौरान, केवल सिविल सेवा को के लिए अपने डेडिकेशन को दिखाते हुए, और निरंतर उन्होंने बेटर किया है। और आप इस चैनल से जुड़ने के बाद उनके अनुभवों को समझ सकेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को, जो उनके सब्जेक्ट को लेकर है, उनको भी आपको समझने में आसानी होगी, ताकि आपको सिविल सेवा की तैयारी के दौरान उनके अनुभवों का आप लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को नई दिशा और दशा दोनों प्रदान कर सके। बात की जाए सबसे पहले इतिहास की बात की जाए, तो इतिहास को लेकर कई सारी भ्रांतियाँ आपने खुद ही महसूस की होंगी कि इतिहास एक तो इतना लेंदी सिलेबस है, जितने में आप पॉलिटी ख़त्म कर देते हो, जितने में आप अन्य सब्जेक्ट के कोई पार्ट ख़त्म कर देते हो, उतने में आपका इतिहास का केवल एक ही पार्ट ख़त्म होता है। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न 3 पार्ट में है। आप मेंस में जाते हो तो आपका एक वर्ड हिस्ट्री अलग से जुड़ जाता है। तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि इतिहास को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं और वो क्या है, और इतिहास को कैसे इजी वे में समझा जा सकता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको ईजिली वे में आप तक इतिहास या अन्य सब्जेक्टों को पहुंचा पाएँ। और यहाँ पे लगभग सारी क्लासेस चलेंगी, चाहे वो प्री की हो चाहे वो मेंस की हो। बात की जा रही है इतिहास की, तो इतिहास में आप जानते हो कि इतिहास, पहली बात तो फैक्टों का खेला नहीं है, जैसा कि लोगों की धारणा है कि नहीं इतिहास में बहुत सारे फैक्ट है। तो बहुत सारे फैक्ट आपको पढ़ने ही कहाँ हैं। पढ़ने तो आपको वो पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको उतना ही पॉइंट पढ़िए जितना ज़रूरी है, फैक्ट भी उतने ही याद करिए जितना ज़रूरी है। ठीक है, चूँकि एनालिसिस नहीं होती है, तो एनालिसिस नहीं होने पे चीज़ों को हम मनमानी तरीके से पढ़ते हैं, और उसका दुष्परिणाम होता है कि इतना ज़्यादा फैक्ट का बोझ हो जाता है कि आदमी उस विषय से कतराने लगता है। और इतिहास के साथ तो ये अक्सर देखा जाता है। फैक्ट की बात की जाए इतिहास में, तो इतिहास में फैक्ट की भरमार है। आप फैक्ट याद करने बैठ जाओगे तो शायद पीढ़ियाँ बीत जाएँ, वो याद नहीं हो, इतने ज़्यादा फैक्ट हैं। और सबको याद करना भी ज़रूरी नहीं है। तो इतिहास का देखा जाए प्री प्लस मेंस में रोल, तो प्री में आप देखते हो कि जितने भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, दोनों जगह आपका जो है इसका एक बराबर रोल रहा है, मतलब अच्छा खासा रोल रहा है। स्टेट पीसीएस में तो ये 40 के पार पहुंच जाता है, जैसे बिहार जैसे एग्जामों में। और यूपी के एग्ज़ामों में बात की जाए, यूपी पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि एवरेज 30, 35, 30 के का एवरेज ये लेके चलता है। तो आपकी प्री सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका इतिहास। और मेंस में बात की जाए तो जीएस पेपर फर्स्ट में है आपका इतिहास। और इतिहास की समझ से आप जो है अन्य चीज़ें, जैसे आपकी पॉलिटी की समझ हो गई, आपकी ज्योग्राफी की समझ होगी, आपकी इकोनॉमिक्स की समझ होगी, आपकी आईआर की समझ होगी, ये सब बेटर करता है आपका इतिहास। क्योंकि इन सब चीज़ों का मूल कहाँ से में है, तो इतिहास में है। आपके निबंध में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इतिहास। ठीक है, जब महिलाओं की बात की जाती है, तो महिलाओं
का प्राचीन समय में स्थिति क्या थी और वर्तमान समय में क्या स्थिति है, जब तक इस बात को नहीं जानेंगे तब तक एक बेहतर तरीके से आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो केवल वर्तमान परिदृश्य को ही ध्यान में रखकर आंसर राइटिंग की जाएगी तो उसमें उतनी ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी नहीं होती है उत्तर में जितनी होनी चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास, और सबसे पहले हम इतिहास की पे ही फोकस कर रहे हैं कि इतिहास है क्या आखिर। सबसे बड़ी चीज़ है कि इतिहास को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले इतिहास को समझ लिया जाए कि इतिहास है क्या। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतिहास के विषय में क्या लिखा है कि इतिहास आपका महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन को आपको क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। ठीक है, तो महत्व सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि महत्वपूर्ण घटनाएं है क्या, यहाँ पे ये जानना जरूरी है हमें। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात की जाए तो जैसे आज आप देखिए वर्तमान आबादी है 121 करोड़, जो 2011 की जनगणना कहती है, अर्थात 1 अरब से ऊपर की हमारी आबादी है। अभी तो वर्तमान में जनगणना हो नहीं पाई है, अगर होती तो शायद आंकड़े कुछ और होते। तो सोचिए हर व्यक्ति का यदि इतिहास 121 करोड़ लोगों का इतिहास बैठा जाए लिखने के लिए और पढ़ने के लिए बैठा जाए, तो इस जीवन में तो पॉसिबल नहीं है, और अगला आने वाले कितने जीवन लगेंगे या कितने 7, 8, 9, 10 वो भी पॉसिबल नहीं है, और शायद तब पर भी आपका इतिहास अधूरा ही रहेगा। ठीक है, तो इतिहास में से सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल वही चीज़ें पढ़ी जाती हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे आप मौर्य काल में पढ़ते हैं तो मौर्य काल में केवल जो है अशोक का साम्राज्य नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य नहीं था, उन्होंने लगभग भारत को जीता था, लेकिन दक्षिण भारत में भी आपके राजवंश थे, उत्तर भारत में भी राजवंश थे। तो क्यों इतना ज़्यादा भाई फोकस किया गया चंद्रगुप्त मौर्य पे, क्यों मौर्य वंश पर ज़्यादा फोकस किया गया, उसके नीचे जो केरल पुत्र, सतीपुत्र थे, इन पे क्यों नहीं फोकस किया गया। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इतिहास में से केवल उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो इतिहास में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, जो उस समय की परिस्थिति में सबसे ज़्यादा प्रभावी घटनाएं होती हैं। इतिहास में केवल उन्हीं को स्थान दिया जाता है, इसीलिए कहा गया है कि इतिहास जो है महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास है, और इतिहासकार उन्हीं घटनाओं के बेस पे उस समय का मूल्यांकन करते हैं और वहाँ की समाज, संस्कृति, इन सबको जानने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए मौर्य साम्राज्य हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक बृहद साम्राज्य था। बृहद साम्राज्य के होने के साथ साथ उनने भारत की भौगोलिक एकता प्रदान की थी। ठीक है, और सांस्कृतिक रूप से जो परिवर्तन आए थे उस समय, उसको ध्यान में रखते हुए उसको इम्पोर्टेंस दिया गया। ऐसे ही आप देखेंगे मुगल काल को इम्पोर्टेंस दिया गया, मुगल काल के समानांतर और कोई राजवंश नहीं थे, उनको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी गई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी इतिहास में। तो अगर बेसिक इतिहास की परिभाषा दी जाए तो महत्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। दूसरी बात है कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये हमें पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी समस्या मुझे जो महसूस हुई कि भाई सबसे पहले मैं आया तो मेरे लिए यही प्रश्न था कि भाई इतिहास में आपका बीए में सब्जेक्ट है तो आप इतिहास लेके करेंगे क्या, प्राइवेट सेक्टर तो आपको नौकरी देने से रहा नहीं कि आप इतिहास बाबर और हुमायूं को पढ़ के आए तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो जब मुझसे पूछा गया तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्या दूं परिभाषा, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे एग्जैक्ट परिभाषा हो सकती है उसकी, या आपकी समझ के लिए जो सबसे बेहतर परिभाषा हो सकती है, एक व्यक्ति मान लीजिए उसका जीवन, या आप या हम ही हो गए 22 या 23 साल है, 22 या 23 साल में से कह दिया जाए कि तुम्हारे जीवन में से जो बाकी के साल हैं 21 साल, ठीक है, वो निकाल दिए जा रहे हैं, बचे हैं तुम्हारे पास केवल 1 साल तुम्हारे जीवन के। अब बताओ तुम अपने जीवन का मूल्यांकन करो। ठीक, तो आप देखेंगे वो न व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकता है, न तो वो अपना मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना है तो उसकी बैकग्राउंड को जानना जरूरी होता है, अर्थात उसके इतिहास को जानना जरूरी है। तो ऐसे में ऐसा ही हमारे देश, समाज, इनके साथ भी होता है। सबकी अपनी एक हिस्ट्री होती है, चाहे वो देश हो, चाहे समाज हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे जो हो। तो सबका क्या होता है, अपना एक इतिहास होता है, और उस इतिहास को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उस इतिहास का अध्ययन करें।
तो किसी भी देश के इतिहास को समझने के लिए, देश की वर्तमान व्यवस्था को समझने के लिए, देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए, देश की सांस्कृतिक विविधता को समझने के लिए ज़रूरी है आप सबकी समझ एक डेवलप करें। और वो समझ कहाँ से डेवलप होगी, तो वो एकाएक तो ऐसा है नहीं कि वो परमात्मा आपको प्रदान कर देगा कि नहीं आप एकाएक बुद्धत्व को प्राप्ति कर ले जाएं पीपल की पेड़ के नीचे ध्यान समाधि लगाकर, तो ऐसा होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, तो अब देखते हैं कि उपयोगिता की बात करें तो अतीत के ज्ञान के आधार पर वर्तमान का मूल्यांकन जो है इतिहास। ठीक है, इतिहास की क्या वो होती है कि आप जो है अतीत के आधार पर वर्तमान का मूल्यांकन करते हैं, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है वही जो है फेलियर कहलाता है या असफल कहलाता है। जैसे आपने मान लीजिए यूपीएससी या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया, उस दौरान आपने जो दिया और किसी कारण से आपकी प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उस दौरान आपने अपनी प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन नहीं किया कि नहीं हमने पेपर दिया और किस कारण से या कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर था जिसके कारण हमारा प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुई। मान लीजिए आप सीसेट में फेल हो गए, या तो आपका जीएस में हिस्ट्री गड़बड़ हो गया, ज्योग्राफी गड़बड़ हो गया, और उसको आप फिर से जो है नेक्स्ट टाइम जब परीक्षा हुई तो वही चीज़ें दोहरा रहे हैं, आपने उस चीज़ को जो आपका कमज़ोर पॉइंट था उसको तैयार नहीं किया, तो उससे क्या होगा, आपका जो है फिर से जो है प्रारंभिक परीक्षा रुकेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने इतिहास से सबक नहीं लिया। तो इसीलिए कहा गया है कि इतिहास क्या है, अतीत के ज्ञान के आधार पर वर्तमान का मूल्यांकन है, और जो ये नहीं कर पाता वो जो है फिर असफलता का स्वाद चखना उसको फिक्स है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप उधर का आपको समझ में आया होगा। और इधर हम देख रहे हैं क्या है, इतिहास के अर्थ को देखेंगे हम, इतिहास का क्या अर्थ है। इतिहास के अर्थ को देखिए तो सर्वप्रथम हम हिंदी के में इसके अर्थ को देखते हैं, क्या होता है हिंदी में अर्थ। इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ हमने 2 लिख दिया है गलती से, तो इसको आप 3 कर लीजिएगा। 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति धन ह फिर आस। यहाँ पे इति से तात्पर्य क्या है, ऐसा। ह से तात्पर्य है निश्चित होना। ठीक है, आस माने ऐसा हुआ है। तो सम्मिलित रूप से यदि तीनों को मिला के देखा जाए तो इतिहास का क्या अर्थ निकलता है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। तो प्रश्न ये है कि क्या सचमुच में ऐसा है, निश्चित रूप से हुआ है। अगर ये बात होती कि अगर निश्चित रूप से जो घटनाएं घटी हैं वही इतिहास है, ठीक है, तब तो सही है। तो यदि सही है तो बाबर पे अकबर पे 50 किताबें लिखने की ज़रूरत क्या थी। ठीक है, यदि इतिहास एक ही है और निश्चित रूप से हुआ है, यदि निश्चित रूप से, तो बाबर पे अकबर पे इतनी किताबें लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों लिखी गई इतनी किताबें, क्यों एक ही किताब में आपको कहीं देखने को मिलता है औरंगजेब जो था कट्टरवादी मुसलमान था, दूसरी किताब में आपको उसको जो है मंदिरों को दान करने वाला, उसको एक आदर्श मुसलमान सुल्तान के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि जो इतिहासकार इतिहास की व्याख्या करता है वो उसमें निष्पक्षता नहीं रख पाता। क्यों? क्योंकि देखिए इतिहासकार भी एक व्यक्ति होता है, उसकी भी अपनी एक अलग धारणा होती है, उसका भी अपना एक मूल्यांकन का तरीका होता है। चूँकि उसके पास मानव है, मानव के पास बुद्धि होती है, अब बुद्धि होगी तो वो उसका प्रयोग करेगा, तो इतिहास में भी वो प्रयोग हो जाती है। अब व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो इतिहास में से किस तथ्य को उठा रहा है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है E.H. कार। E.H. कार ने दिया है व्हाट इज़ हिस्ट्री नामक अपनी बुक में। इन्होंने अपनी बुक में क्या कहा कि इतिहास मछुआरे की जाल की तरह, इतिहास में जो तथ्य होते हैं मछुआरे के जाल की तरह होते हैं। जिस तरह मछुआरे के जाल में कई तरह की मछलियाँ होती, कई प्रकार की मछलियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे बांगुर हो गया, टेंगड़ा हो गया, इस टाइप की कई सारी मछलियाँ होती हैं, और उसमें से जो चुनने वाला होता है, अर्थात जो उसको उससे जो मछली से रेसिपी बनाने वाला होता है या कुछ उसका जो बनाने वाला होता है, ये उसके ऊपर चयन करता है कि वो कौन सी मछली लेके जाता रहा है और कैसा वो अपना डिश बनाने जा रहा है। ऐसे तो सेम इतिहास में ही भी होता है कि तथ्य ऐसे ही मछलियों की तरह जाल में बिखरे पड़े हुए हैं, वो चाहे वो अकबर हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो अशोक हो, चाहे वो आपके गांधी हो, चाहे वो सुभाष हो। अब इतिहासकार को जो है इन्हीं तथ्यों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है और उन तथ्यों के बेस पे वो घटनाओं की व्याख्या करता है और इसमें अपने कुछ
विचारों को भी ऐड कर देता है। तो वो इतिहास में, इसीलिए आप देखते हैं कि नई नई किताबें या शोध इतिहास में होते रहते हैं। कोई एक बात नहीं है कि इतिहास में ऐसी कुछ हो गई है घटना तो वो प्रॉपर वे में है। तो जैसे पहले के अंग्रेजों के समय में जो इतिहास लिखा गया उसमें औरंगजेब को कट्टर दर्शाया गया, लेकिन वर्तमान में जो नए शोध हुए उनमें दिखाया गया कि जिस तरह अंग्रेजों ने दर्शाया कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, ये तो सही बात है, उसने तोड़ी थी मंदिरें, लेकिन ये भी दर्शाया गया, वर्तमान सोच से पता चला है कि भाई इतिहास में उसने जरूर मंदिरों को तोड़ा था, कई सारे मंदिरों को दान भी दिया था। ठीक, तो वहां पे क्या था, तथ्य वहां पे भी तो ऐसे बिखरे पड़े थे कि अर्थात ऐसे भी तथ्य थे जो मंदिरों को दान देने वाले भी थे, ऐसे भी तथ्य थे जो मंदिरों को तोड़ने वाले थे। लेकिन इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या की गई तो उसमें केवल उसके मंदिर के तोड़ने वाले फैक्ट को उठाया गया और ये वाला तथ्य जो है छोड़ दिया गया। ठीक, तो ऐसा निश्चित रूप से हुआ है ये नहीं कहा जा सकता है। और एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि आप समझना चाहें तो मान लीजिए कोई लड़का कोचिंग पढ़ के उतर सीढ़ी से निकल रहा है और सीढ़ी से निकलने के दौरान उतरने के दौरान उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और वहाँ पे उसके 4 लोग अगल बगल जो थे वो आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब चारों लोगों ने उस घटना का मूल्यांकन करना शुरू किया कि एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं यार ये जो गिरा व्यक्ति है वो इसलिए गिरा चूंकि वहाँ पे सीढ़ी के पास देखिए वो फिसलन है, मतलब वो चिकना ज़्यादा है इसलिए वो गिरा, पहले व्यक्ति ने कहा। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, दूसरा व्यक्ति ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं था, उसका क्लास में किसी लड़के से झगड़ा हो चुका था जिसके कारण वो डिस्टर्ब था इसलिए गिर गया। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लग रहा है कि उसके पीछे एक लड़का था जिससे उसकी पट्टी नहीं थी और उसने जो इसको धक्का दिया और वो गिर गया। ऐसे ही चौथे व्यक्ति ने भी अपनी राय दी। देखिए घटना एक है, मूल्यांकन 4 है। तो अब ये होता है, यही सेम इतिहास में होता है। इतिहास एक खुला सब्जेक्ट है, इसमें जो है आपकी एक ही घटना की कई सारी व्याख्या हो सकती है और वो किस पे डिपेंड करता है, वो इतिहासकारों पे डिपेंड करता है कि वो किस घटना को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो ऐसा निश्चित रूप से है, ये सही बात है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ ही है। ठीक है, अब आते हैं कि इतिहास की में अंग्रेजी की व्याख्या जो है, देखिए उसमें क्या है। ठीक, अंग्रेजी में देखिए कि हिस्ट्री शब्द जो है किससे मिलके बना है, तो हिस्ट्री शब्द आपका ग्रीक शब्द है और ये हिस्टोरिया शब्द से मिलके बना है, जिसका तात्पर्य होता है ठीक कि फाइंड आउट। इंग्लिश में इसका अर्थ होता है, हिस्टोरिया शब्द का जो ग्रीक शब्द है इसका अर्थ है जानना, ज्ञात करना या अन्वेषण करना। तो इतिहास भी तो यही करता है। इतिहास क्या करता है, घटनाओं का अन्वेषण करता है। ठीक, अन्वेषण करके उसको जो है सामने प्रस्तुत करता है। आ जाइए, तो इतिहास की परिभाषा आपने वहाँ पे देखा था, महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। और इसकी एक और परिभाषा क्या है, वर्तमान में अतीत के विषयों का अध्ययन ही क्या है, इतिहास है। क्योंकि जो घटनाएं हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, अतीत की घटनाएं हैं और उसका मूल्यांकन कौन कर रहे हैं, हम वर्तमान में बैठ के कर रहे हैं कि अकबर ने ऐसा किया था, अकबर ने वैसा किया था। ठीक है, मौर्यों ने, अशोक ने अपनी ये नीति चलाई थी, अकबर ने अपनी ये नीति चलाई थी, औरंगजेब ने अपनी जो भी नीति चलाई थी, ये सब। तो वर्तमान में बैठ के हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, अतीत की घटनाओं का। तो ये भी एक इतिहास की परिभाषा है। अब आइए इतिहास में आगे बढ़ते हैं। तो बात की जाए कि सबसे पहले इतिहास का पिता कौन है, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये आपकी प्रीलिमिनरी में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस है। और ये हेरोडोटस कहाँ का निवासी था, तो हेरोडोटस आपका यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था। ठीक है, और इसने जो था, जिस समय इतिहास का अध्ययन किया वो था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जब विश्व में कि अन्य जगहों पर इतिहास को लेकर ऐसी समझ नहीं थी। उस समय हेरोडोटस ने इतिहास की वर्तमान परिदृश्य में व्याख्या की, अर्थात घटनाओं को देखा, उसका मूल्यांकन किया और उसके बाद उसने इतिहास को लिखा। इसने जो इतिहास लिखा वो उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। ठीक है,
जो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, उस पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी वो हिस्टोरिका थी, और इसी पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, जिसे बाद में चलकर इतिहास एक सब्जेक्ट के रूप में सामने आया। ठीक है, और इतिहास के सर्वप्रथम वर्तमान परिदृश्य में बात की जाए तो उसकी व्याख्या करने का श्रेय या उसकी एक रूपरेखा तैयार करने का श्रेय दिया जाता है हेरोडोटस का। अब प्रश्न है कि हेरोडोटस इतिहास का पिता है, ये किसने बताया? तो यहाँ पे देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता सिसरो, जो एक रोमन दार्शनिक था, उसने जो था हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। अब हालांकि भारत में इतिहास लेखन की बात की जाए तो भारत में इतिहास लेखन की जैसे अंग्रेजों ने या यूरोपियों द्वारा आरोप लगाया गया भारत में कि भारत के पास ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, तो ऐसा कुछ नहीं था कि भारत के पास ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों ने जो भारत का मूल्यांकन किया वो यूरोपीय कल्चर बेस पे, पश्चिमी मानदंडों पे किया। जैसे कोई एक पश्चिम बंगाल का लड़का आए और वो यूपी में आ जाए, यहाँ पे सुबह का नाश्ता जो है, सुबह जो हम खाते हैं तो दाल चावल खाते हैं, और वहाँ पे मान लीजिए माछ चावल खाते हैं। तो वो आया यहाँ पे आके कहने लगा कि नहीं यार, यहाँ के लोग तो पिछड़े हैं, ये लोग दाल चावल खाते हैं, हमारे यहाँ तो मछली भात चलती है। तो ये इसका मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन ही गलत होगा, क्योंकि ये मूल्यांकन किस बेस पे कर रहा है? वो अपने परिवेश के बेस पे कर रहा है। ठीक है, और जबकि यूपी का अपनी एक परिवेश है, अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था है, अपनी एक सांस्कृतिक व्यवस्था है। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ पे जो चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं, उसका आधार क्या होगा? यहाँ की संस्कृति होगी। और पश्चिम बंगाल में जो चीज़ें चल रही है वो वहाँ की संस्कृति होगी। तो उस संस्कृति के बेस पे किसी का मूल्यांकन करना ये गलत है। किसी भी देश का मूल्यांकन वहाँ पे प्रचलित धारणाओं के आधार पे होना चाहिए, न कि किसी एक मानदंड को लेकर आप आए वहाँ पे मूल्यांकन करें। तो जो यूरोप में इतिहास लेखन की परंपरा थी वो अलग थी, और भारत में जो इतिहास लेखन की परंपरा थी वो अलग थी। ठीक है, जैसे महाभारत में जो है आपका, जो महाभारत आपका ग्रंथ है हमारा, वहाँ पे सबसे पहले इतिहास को परिभाषित किया गया है। वहाँ पे कहा गया चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति क्या है? इतिहास है। चार पुरुषार्थ कौन थे? ये चार पुरुषार्थ की बात की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति को ही भारत में इतिहास के नज़रिए से देखा गया, जबकि पश्चिम में राजनीतिक घटनाओं को इतिहास के रूप में देखा गया। ठीक है, पश्चिम में राजनीतिक घटनाओं को आधार में रख के देखा गया, जबकि हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को ध्यान में रखकर इतिहास को लिखा गया। तो हमारी जो धारणा थी इतिहास को लेकर वो अलग थी, और पश्चिम जगत की धारणा जो थी वो अलग थी। तो इस बेस पे कहना कि नहीं भारत में इतिहास लेखन का अभाव था या भारत में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, तो ये कहना ही गलत है। लेकिन बात की जाए, जैसे वर्तमान समय में हम इतिहास पढ़ते हैं उसकी बात की जाए, तो सबसे पहले भारत में जो इतिहास लिखा गया तो हालांकि राजतरंगिणी है, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से इतिहास का वर्णन देखने को हमें मिलता है। लेकिन सर्वप्रथम बात की जाए आधुनिक ढंग से इतिहास लेखन की, तो आधुनिक ढंग से इतिहास लेखन की शुरुआत अंग्रेजों के आगमन या यूरोपियों के आगमन के बाद ही भारत में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों के आगमन के बाद ही भारत में प्रारंभ हुआ, और वो 18वीं सदी का दौर था जब भारत में आधुनिक इतिहास लेखन की दिशा में प्रयास किए गए। ठीक, अर्थात भारतीय अतीत के उद्घाटन का प्रयास किया गया, जिसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो भारत में जो 18वीं सदी के दौरान जो इतिहास लेखन का प्रारंभ किया गया, उसके लिए 1784 में, उस समय जो वायसराय था 1784 में, वो वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग के समय में कोलकाता में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ये दोनों डेट याद रखिएगा, ये पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल के काल में स्थापना की गई थी एशियाटिक सोसाइटी की, और कौन और किसने की थी और कब की गई थी। तो चारों चीज़ें आपको याद रखनी। 1784 में स्थापित किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसने स्थापित किया गया था? विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। कौन था गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग था। और कहाँ पे स्थापित किया था?
कोलकाता में। तो ये एशियाटिक सोसाइटी का पूछा जाए तो कार्य क्या था? एशियाटिक सोसाइटी का यह कार्य था कि भारत में जो इतिहास लिखा गया है, भारत में जो प्राचीन इतिहास रहा है, उसको उद्घटित करना, अर्थात उसको उजागर करना और लोगों के सामने लाना, ताकि भारत की प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा का उद्घाटन किया जा सके, अर्थात उसको जो है उजागर किया जा सके कि भारतीयों में भाई पहले क्या थे और आज क्या हो गए हैं। ठीक है, उसी को ध्यान में रखकर क्या स्थापित की गई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आगे चलकर इसी की एक शाखा के रूप में 1804 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई मुंबई में, और फिर एक शाखा 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये सब के सब एशिया का जो प्राचीन इतिहास था उसको जानने की दिशा में एक कार्य किया गया सरकार के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार थी। ठीक, तो 18वीं सदी में क्या हुआ, आधुनिक ढंग से भारत में इतिहास लेखन, ऐसा नहीं था कि इतिहास लेखन कहा जाए तो गलत होगा, आधुनिक ढंग से इतिहास लेखन की बात की जा रही है, अर्थात तथ्यों के आधार पर घटनाओं का मूल्यांकन की बात की जा रही है। तो ये कब प्रारंभ किया था, ये ध्यान में रखना, 18वीं सदी में। और ये प्रारंभ का श्रेय 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो विलियम जोन्स ने कोलकाता में की थी, इसके द्वारा प्रारंभ की गई, और इसी की कड़ी में आगे जुड़ते चले गए एशियाटिक सोसाइटी मुंबई और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, अब देखते हैं कि भारत का प्रथम इतिहास किसने लिखा, भारत का प्रथम इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। तो ये जेम्स मिल, ये जो आप देख रहे हैं जेम्स मिल, जो उपयोगितावादी चिंतक हैं। ये उपयोगितावाद क्या है, हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उपयोगितावादी क्या थे, उपयोगितावादी की विचारधारा क्या थी, और जेम्स मिल की बात की जाएगी। तो जेम्स मिल देखिए स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक, स्कॉटिश इतिहासकार थे और राजनीतिज्ञ थे। इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि ये कभी भारत आए नहीं थे, अर्थात भारत कभी ये आए नहीं, और इन्होंने भारत का इतिहास लिख डाला। किस बेस पे, जो यहाँ से शोध हुए, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा या अन्य सोसाइटियों के द्वारा जो भारत के इतिहास संबंधी जो जानकारी इनको मिली, जो इन तक पहुँचाई गई, उन्हीं को इन्होंने अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी, नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये ध्यान में रखेंगे, इनकी पुस्तक का नाम था, भारत की पहली इतिहास पे लिखी पुस्तक आधुनिक ढंग से, वो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये जेम्स मिल की 1870 के करीब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इसमें जो इन्होंने इतिहास का अध्ययन किया या इतिहास का काल विभाजन किया, तो इतिहास में जो काल विभाजन आप देखते हैं वर्तमान में मॉडर्न एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये जो तीन काल आप देखते हैं, ये वर्तमान काल विभाजन है। लेकिन इन्होंने जो था धार्मिक आधार पर अर्थात सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने जो था भारत को तीन कालों में बांटा, भारतीय इतिहास को पूरे, एक हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा रहा ब्रिटिश पीरियड। ठीक, तो इसलिए इनके इतिहास लेखन की आलोचना, क्योंकि चूंकि तो ये भारत में आए नहीं, तो भारत की ऐतिहासिक संस्कृति और परंपरा से परिचित नहीं थे, और पश्चिम जगत में जो इतिहास को लेकर जो दस्तावेज गए थे, तो वो भारत की गौरवशाली परंपरा को नहीं उद्घाटित करते थे, क्योंकि ब्रिटेन भारत पे तो ये कह के शासन करने आए थे कि हम व्हाइट मैन बर्डन थियरी के अंतर्गत आए हैं। ये व्हाइट मैन बर्डन थियरी क्या होती है, इसका मतलब ये था कि अंग्रेजों का ये दावा था, जहाँ पे उन्होंने अपने पश्चिमी जगत में या विश्व के अन्य देशों में जो अपने उपनिवेश बनाए, उपनिवेश ऐसा होता है कि जहाँ पे किसी देश की शासन सत्ता, राजनीतिक आर्थिक जो सत्ता होती है वो किसी दूसरे देश के पास होती है, और वो उसका गुलाम बन के रह जाता है। जैसे भारत कभी था इंग्लैंड का, ऐसे अफ्रीका में भी था, ऐसे भी चाइना भी था। तो इन्होंने जब भारत पे शासन किया, भारत पे अधिकार किया, तो इन्होंने जो थियरी थी व्हाइट मैन बर्डन की थियरी थी। व्हाइट मैन बर्डन थियरी क्या है कि इन्होंने कहा कि जो श्वेत लोग हैं वो जन्मना इसीलिए बने हैं कि वो शासन करें, ठीक, और काले लोग चूंकि असभ्य हैं, बर्बर हैं, तो ईश्वर ने हमें यह दायित्व सौंपा है कि ये जो ब्लैक मैन है इनको जो है सभ्य बनाया जाए, और ये जिम्मेदारी किस पे सौंप दी है, तो ये जो गोरे लोग हैं तथाकथित, तो वो जो है
व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ईश्वर ने सारा भार मानवता के सुधार का किसको सौंप दिया है? व्हाइट मैन को सौंप दिया है। और इसी धारणा को लेकर उन्होंने विश्व के अन्य देशों पे, भारत समेत अन्य देशों पर जो थे अपनी शासन सत्ता को स्थापित किया। और इसी आपकी विचारधारा से प्रेरित थे जेम्स मिल महोदय। चूंकि भारत के इतिहास को उन्हें सांप्रदायिक तौर पे दिखाना था, भारत के इतिहास को उन्हें गलत तरीके से दिखाना था, उन्होंने जो व्याख्या की तो वो कैसे की? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में। ठीक है, जो कि सरासर गलत है। चूंकि हिंदू काल जो है आपका मेनली ब्राह्मण धर्म को दर्शाता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि जिस समय हिंदू काल था उस समय जैन धर्म नहीं था, बौद्ध धर्म नहीं था। जिस समय मुस्लिम काल को इन्होंने आधार बनाया तो उस समय केवल मुसलमान ही शासन कर रहे थे। उसी के समानांतर आप देखते हैं कि विजयनगर के साम्राज्य थे, आप सिसोदियाओं का साम्राज्य देखते हैं, आप देखते हैं कि फिर शिवाजी ने अपना एक विशाल मराठों ने अपना एक विशाल राज्य बनाया। तो ये सब भी चीज़ें थी। तो मुस्लिम काल कहने से मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें फिर नहीं थी। और इन्होंने ये तीसरा जो बनाया वो ब्रिटिश काल बनाया। जब यहाँ पे दो चीज़ें, हिंदू और मुस्लिम को इन्होंने धर्म का आधार बनाया, तो ब्रिटिश काल को क्यों ईसाई काल नहीं कर दिया? ईसाई काल कर देना चाहिए था इनको। यदि धर्म ही आधार था शासन, भारत पे शासन का, तो एक काल हिंदू रहा, एक काल मुस्लिम रहा, एक काल ईसाई रहा। चूंकि ये नहीं मानते थे कि ईसाई शासन कर रहे हैं, चूंकि ईसाई आए हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के अंतर्गत, तो ये तो शासन करने आए नहीं है, ये आए हैं भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए। तो इसलिए इनका जो है काल विभाजन, हालांकि इनका योगदान रहा है कि भारत के इतिहास को लिखने का प्रथम श्रेय दिया जाता है। ठीक, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बुक का नाम भी याद रखिएगा। ठीक, लेकिन इन्होंने जो इतिहास की व्याख्या की ये गलत व्याख्या की। इन्होंने इतिहास की जो व्याख्या की वो सांप्रदायिक आधार पर की। ठीक है, तो इसलिए इनकी पुस्तक की थोड़ी आलोचना भी हुई। बाद में राष्ट्रवादियों ने इनकी पुस्तक की आलोचना की, और फिर बाद में जो टर्म आया वो हमने बांटा एंशिएंट में, मिडाइवल में और मॉडर्न में। चूँकि यहाँ पे हमें प्री की चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करनी है तो हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, नॉर्मली हम इंट्रोडक्शन दे के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब भारत में इतिहास ब्रिटिशरों के अधीन जो 18वीं सदी में हम देख रहे हैं कि इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई, उसको लेकर दो दृष्टिकोण भारत में प्रचलित थे। हालांकि बाद में चल के मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी, ऐसी कई सारी विचारधाराएं आई, लेकिन जो मेनली आपकी जो चर्चा में मिलेंगी पुस्तकों में अभी जो हमें पढ़नी है वो प्राच्यवादी या भारतविद, जिन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा गया, और उपयोगितावादी। ठीक है, जो प्राच्यवादी थे उसके समर्थक थे विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो आपको एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना याद रखनी है 1784। और दूसरा मैक्स मूलर, जो वर्तमान में वेदों को आप पढ़ते हैं, ये भी जर्मन के थे, ये भी कभी भारत नहीं आए थे। यहाँ से जो ग्रंथों गए उन्हीं को इन्होंने अध्ययन करके फिर लिखा, और उन्हीं के अध्ययन को आधार बनाकर हमारे यहाँ जो वेदों को का अध्ययन किया जाता है, मेनली उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है मैक्स मूलर का। ठीक है, तो प्राच्यवादी कौन थे और उपयोगितावादी कौन थे, दोनों को समझने की जरूरत है। तो प्राच्यवादी वो व्यक्ति थे जो भारतीय प्राचीन इतिहास की परंपरा में विश्वास रखते थे, अर्थात भारतीय प्राचीन इतिहास की परंपरा, इसकी संस्कृति, इसकी राजनीतिक व्यवस्था, इसकी सांस्कृतिक व्यवस्था की इज्जत करते थे या उसको थोड़ा बहुत सम्मान देते थे। ठीक है, वो प्राच्यवादी कहलाए। प्राच्य माने प्राचीन, प्राचीन परंपरा जो भारत की थी उसमें जो विश्वास करते थे उसको उद्घटित करने का प्रयास करते थे, उसके गौरवशाली अतीत को समझने में जो योगदान देते थे, वो जो है आपका किसने किया? प्राच्यवादियों। हालांकि इन्होंने भी कोई अच्छे मन से ये सब चीज़ें नहीं की थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें मेंस नहीं डिस्कस करना, ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो जाएगा, तो हमें बस ये ध्यान में रखना है कि प्राच्यवादी कौन थे। तो प्राच्यवादी ने भारतीय इतिहास की कैसी व्याख्या की? इन्होंने भारत की गौरवशाली जो अतीत परंपरा थी उसमें विश्वास जताया और उसको अध्ययन का अपने आधार बताया। जबकि उपयोगितावादी, इसमें जेम्स मिल और बेंथम, आपने जेम्स मिल के बारे में देखा, 1817 में उन्होंने भारत का पहला इतिहास लिखने की काल विभाजन किया, भारत का पहला, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में। तो जेम्स मिल की बात की जा रही है। तो जेम्स मिल ने जो इतिहास लिखा तो उसके बारे में हमने पीछे पढ़ा ही है। तो देखते हैं उपयोगितावादियों का क्या दृष्टिकोण था भारत को लेकर, क्यों ये इन्हें उपयोगितावादी कहा गया। उपयोगितावादी जो था, जहाँ पे प्राच्यवादी भारतीय अतीतों की गौरवशाली परंपरा में विश्वास रखते थे, वहीं ये
उपयोगितावादी भारतीय संस्कृति, कानून और प्रशासन को क्या बताया? पिछड़ा बताया। अर्थात इन्होंने कहा कि भारत हमेशा असभ्य, बर्बर, जंगली देश रहा है, यहाँ के लोगों में सभ्यता नहीं है, यहाँ के कानून पिछड़े हैं, यहाँ की संस्कृति पिछड़ी है, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान पिछड़ा है। इसलिए इन्होंने भारतीय अतीत को नकारा, जबकि प्राच्यवादियों ने क्या किया? भारतीय अतीत पे क्या दिखाया? अपना विश्वास दिखाया। तो यहाँ पे हमें नाम याद रखने होंगे। उपयोगितावादी कौन थे? जेम्स मिल थे और बेंथम थे। और विलियम जोन्स और मैक्स मुलर कौन थे? प्राच्यवादी थे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम ये लेक्चर अभी समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जैसे ईसा पूर्व ईस्वी में क्या अंतर है। फिर हम देखेंगे कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। भारत के में जो इतिहास का काल विभाजन हुआ, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसको हम देखेंगे। और फिर आगे चल के भारत में इतिहास लेखन की परंपरा, उसके बाद फिर हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद फिर इजली वे में जल्दी से जल्दी हम टॉपिक को कोशिश करेंगे 1 से 2 महीने के अंदर समाप्त करने की। ठीक है, नमस्कार।